आपका राजनीतिक विज्ञान भाग 2 का पार्ट 2 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, तो उसमें कुछ एक चीज़ें छूट गई थी। ठीक है, योजना आयोग के बारे में बताना मैं भूल गई थी। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ। जो प्लानिंग कमीशन कहते हैं, योजना आयोग है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं योजना आयोग क्या है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, उस टाइम के जो भी प्रधानमंत्री, तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे। इसके अध्यक्ष जो होते, अगर हम ये बताएं कि योजना आयोग है कैसा, काम क्या है, इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी 5 वर्ष की योजना बनाना। आगे था संसाधनों का सही प्रकार से इस्तेमाल करना, किस जो भी संसाधन उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। फिर कोई भी योजना बना दी तो आगे क्या था? कोई भी योजना बनती थी तो प्रत्येक चरण का उसका मूल्यांकन करना था कि उससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, योजना सक्सेस हो रही कि नहीं हो रही, सफल हो रही कि नहीं। तो 31 मार्च 2017 को 12वीं पंच योजना ख़त्म हो रही है। ठीक है, यानी जो 2017 का जो मार्च गया था, ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो ख़त्म हो रही, और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म किया। अब ये नई सरकार आ गई। ठीक है, तो 2014 में नई सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। ठीक है, तो पिछले जितने भी आज़ादी के समय से लेकर आज तक जो भी योजनाएं चली आई थी 60 से 65 साल तक, पंचवर्षीय योजना, अब ये कॉन्सेप्ट सरकार ने ख़त्म कर दी है। क्योंकि यहाँ तक हमारी बुक में, क्या हमारी बुक में नहीं है वो हम बता देते हैं। ठीक है, इस योजना आयोग को बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? नीति आयोग, यानी इसको नया आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंसिंग इंडिया। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो 2015 से ये जारी किया गया। इसके जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस समय मोदी जी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष थे उस वक्त अरविंद पनगड़िया, उनको बनाया गया था वाइस चेयरमैन। ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक, अर्थशास्त्री थे नहीं मतलब हैं। ठीक है, इसके जो CEO थे वो थे अमिताभ कांत। ठीक है, ठीक है, CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, टोटल जो मेंबर होते थे वो थे 8 होते थे। 5 जो होते थे वो परमानेंट होते थे, जिसको पूर्वकालिक सदस्य कहा जाता था, और 2 अंशकालिक सदस्य होते थे। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है कि योजना आयोग जो है 2015 में ख़त्म कर दिया, और अब नीति आयोग एक नया आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का पूरा नाम याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष जो होते हैं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि इसके मुख्य विभाग क्या थे? कृषि और उद्योग। पंचवर्षीय में पढ़ा था कि कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया था, खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि खेती पर किस तरीके से विकास हो, कृषि को किस प्रकार से विकास हो। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ विवाद हो गए थे। ठीक है, कृषि और उद्योग में, यानी कृषि बनाम उद्योग। तो कैसे क्या विवाद हो गए थे? ठीक है, तो कृषि पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, या उद्योग पे मुख्य सवाल यही था कि संसाधन ज़्यादा कृषि पर लगाएं या उद्योग पर, कि किस चीज़ पर ज़्यादा दूसरे लोग, ऐसे लोग भी थे कि उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दें कि उद्योग से ज़्यादा लाभ होगा, कृषि से ज़्यादा उद्योग से लाभ होगा और देश का विकास होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो विचारधारा की बहस थी कि कृषि को बेहतर माने कि उद्योग को बेहतर माने, तो ये सारी चीज़ें, तो यही सवाल ज़्यादा था कि संसाधन किस पे ज़्यादा लगाया जाए, कृषि पर लगाए या उद्योग पर। दूसरा है, कुछ लोग कृषि पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, कुछ लोग औद्योगिकरण को ज़्यादा अच्छा मान रहे थे। चौधरी शरण सिंह जी ने, ये किसान नेता थे, इन्होंने
किसान और किसान के विकास पर, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया था। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोक दल पार्टी बना ली थी। ठीक है, पार्टी का नाम याद रखना है कि भारतीय लोक दल पार्टी। ठीक है, किसकी पार्टी थी? चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी। कुछ लोग का मानना था कि बिना औद्योगिकरण के जनता को गरीबी से उबारना असंभव नहीं था। ठीक है, अब केरल मॉडल क्या है? ठीक है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में शिक्षा, किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% साक्षर हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति की आय लेकिन कम है, लेकिन साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, देश के सबसे राज्यों में केरल साक्षरता में सबसे आगे है। इसके बाद यहाँ देखते हैं मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर कम है ना। मातृ मृत्यु दर जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, शिशु मृत्यु यानी जो बच्चों का जन्म होता है, और जन्म दर, ये क्या है? तीनों चीज़ कम है। यहाँ पे चिकित्सा वगैरह की सुविधा बहुत ज़्यादा है केरल। ठीक है, ठीक। अब हम आगे आते हैं। अब इसके निजी क्षेत्र वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र वो होते हैं जिसका अपना पर्सनली हो, प्राइवेट हाथों में हो, यानी कि व्यक्तिगत हो। ठीक, और सार्वजनिक होता है सबके लिए। ठीक, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत के इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के संगठनों ने की। ठीक है, मिले जुले मॉडल तुम लोग आप लोग जानते ही हो, पहले पढ़े ही हो। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी ने दोनों ने इसकी आलोचना की कि ये मिश्रित व्यवस्था चलाई जा रही वो अच्छी नहीं है। आलोचकों ने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लाइसेंस प्रणाली द्वारा पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। ठीक है, परमिट बना लिया, लाइसेंस प्रणाली के द्वारा जो है जो भी पूंजी की राह में जो भी है वो रोड़े में, तो कि लाइसेंस जो दे रहे हैं, बिना लाइसेंस के कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई अपना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? सरकार ने पॉलिसी जो ऐसा बना रखी है, लाइसेंस दे रही है, जिससे कर अब जिसको रोज़गार करना हो या जिसको व्यापार करना हो वो करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है? कम होता है जहाँ स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जहाँ लाइसेंस की प्रणाली नहीं होती है। फिर है सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते थे। ठीक है, तो निजी कई जगह ऐसा है कि निजी व्यापार में क्षेत्रों में ज़्यादा छूट दी गई है। ठीक है, और हमारे यहाँ निजी क्षेत्रों में ज़्यादा छूट नहीं दी गई। ठीक है, तो घरेलू उद्योग में जो ये चीज़ मैंने बताया कि सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते थे। तो ठीक है, तो सरकार ने बढ़ावा दिया कि देश की बनी हुई चीज़ों को देश के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उन्होंने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी सरकार की मंशा ये थी, ये उद्देश्य था कि जो अपने देश में बनने वाली चीज़ उसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो जो पैसा होगा वो अपने देश में ही होगा। जो भी इन्वेस्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अगर हम अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसा हमारे ही देश में होगी। तो ये सोच जो है ज़्यादा अच्छी है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है बाहर की चीज़ों का क्या प्रतिबंध है। जैसे पढ़ा, फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या रहा कि बाज़ार में कोई कंपटीशन नहीं होगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, इसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार भी नहीं आएगा और उन्हें सस्ता करने में कोई हड़बड़ी भी नहीं थी। ठीक, तो गुणवत्ता तो सुधारेंगे नहीं। ठीक है, और ना ही उनको सस्ता करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा कोई है नहीं, लोग सामान लेंगे ही, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। ठीक, तो उस वक्त कभी कभी ऐसा होता है जैसे फ़ोन हो, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना हो। ठीक है, तो फ़ोन भी अगर ख़रीदने जाओगे तो 2500 से ऊपर, और भी आज तो 15,000 16,000 सभी चीज़ें बिक रही हैं। और इस क्या होता है, ये बाहर से आता है। ठीक है, जैसे चाइनीज़ मोबाइल की एंट्री हो गई, तो चाइनीज़ मोबाइल जब आई बच्चों, तो वो क्या हुआ, उसका वर्सेस कर, क्योंकि कंपटीशन था नहीं, क्योंकि चाइना से चीज़ें जो इतने बड़े लेवल पर आई कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो चाइनीज़ सामानों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब, उदाहरण का मतलब ये है कि बाहर की आई हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल
ना करें, क्योंकि बाहर के आई हुई चीज़ों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। लेकिन अगर अपने देश की बनाई हुई चीज़ों में प्रतिस्पर्धा होती है, अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छी चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सरकार ने क्या करा कि ये सारी चीज़ों की जो गुणवत्ता है उसको सुधार लाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दी थी। अगर किसी भी कंपनी की फीचर अच्छी होती है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जिसके फीचर अच्छे हों, जिसकी चीज़। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा था नहीं, ठीक है। आलोचकों ने कहा कि सरकार को शिक्षा और चिकित्सा के लिए ज़्यादा धन खर्च नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार जो शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र है उस पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए गरीबी में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया, कोई ख़ास फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इतनी कमियां तो पड़ रही हैं, इसमें कुछ चीज़ें भी अच्छी थी। भारत में इसी समय में भारत में इसी टाइम पे बड़ी बड़ी योजनाएं आई थी, बड़ी बड़ी, जैसे सिंचाई, बिजली का उत्पादन, भाखड़ा नांगल, है ना। सिंचाई से रिलेटेड बहुत सारी परियोजना लगाएंगे, बिजली उत्पादन किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी कहाँ थी? हरियाणा में थी, ठीक है, ठीक है, पंजाब हरियाणा में। और हिमाचल प्रदेश को होता है राजस्थान को सतलज नदी से, क्योंकि सतलज नदी पे थी। तो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इसका लाभ होता है, ठीक है। चौथा था हीराकुंड बांध, जो महानदी पर थी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर थी, ठीक है। उड़ीसा उसकी राजधानी थी, उड़ीसा राज्य में। इसी समय भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल शोध कारखाने आदि भी लगाए गए। तो ये हो गए निजी क्षेत्र और ये हो गए सचिव। इसके आगे आते हैं कि यहाँ पे टॉपिक है भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार के जो काम किए गए थे सरकार के द्वारा, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या होता बच्चा, जब हमारे देश में कितनी भी योजनाएं बना लें उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं था। लाभ होने वाला क्यों नहीं था? हमारी जो भारत की जो ज़्यादा अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित थी, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। तो ये टाइम थी, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर थी। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा को क्या होता था, जो समाज के बहुत ताकतवर लोग होते थे, जो शक्तिशाली लोग होते थे, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनके पास अथाह पैसा होता था, अथाह ज़मीन होती थी, संपत्ति होती थी, ठीक। इतनी ज़मीन होती थी, इनके जो पास जो खेत होते थे वो किसान लोग, गरीब लोग, उन किसानों को अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ये एक वैसा वर्ग था जो उसकी रोजी रोटी उसकी खेती पर निर्भर होती है, ठीक है। उसका रोज़गार ही खेती होता है, उसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। और एक ऐसा वर्ग था जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं थी खेती में, ठीक है, उसके पास ज़मीनें ज़्यादा थी। तो सरकार को लगा ये सिस्टम बहुत गलत है, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने फैसला लिया और ऐसे में क्या करना था, जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों को देना था। कोर्ट केस वगैरह भी बहुत हुआ था उस पर, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो संपत्ति के अधिकार में ये था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, ठीक है। तो अधिकतम ज़मीन कितनी रखी जाए इसके लिए सरकार ने कानून बना दिया था। तो सरकार ने एक लिमिट कर दिया था कि ज़मीनें उतनी ही रखी जाएंगी और उसके लिए कानून बना दिया गया था कि आप ज़मीन, कुछ ही ज़मीन रखेंगे। लेकिन यहाँ लोग इतने चालाक हैं कि कभी ज़मीन खरीदते समय कुछ अपने माँ के नाम ले लेंगे, कुछ बहन के नाम ले लेंगे, कुछ किसी के नाम ले लेंगे, तो कानून से बच जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी विसंगतियाँ भी हैं। किसानों को ज़्यादा कानूनी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, पर इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। अब खाद्य संकट पर आते हैं, तो आपके बुक में है, ठीक है। खाद्य संकट कहाँ था, बिहार वगैरह के बारे में भी लिखा होगा, आपकी बुक में होगा, ठीक है। 1965 और 67 में कई हिस्सों में सूखा पड़ा था, ठीक है। पहली समस्या थी 1962 में चीन से युद्ध, दूसरी समस्या थी 1965 में पाक से युद्ध, और तो उसके बाद सूखा पड़ गया था।
सूखा पड़ने से क्या हो गया, कई भागों में अकाल की स्थिति हो गई थी। ठीक है, भूखमरी की स्थिति आ गई थी। बिहार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था उस दौरान, सबसे ज़्यादा बिहार प्रभावित हुआ था और मृत्यु दर 34% बढ़ी थी। कुपोषण बढ़ने लगे थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, तो जो उपज होती थी वो कम होती थी। ठीक है, लोग ढंग से खा पी नहीं पा रहे थे। कुपोषण हो गए तो कैलोरी देखा जाए अगर तो 2450 चाहिए थी, लेकिन 1200 ही ले पा रहे थे। तो इसलिए खाद्य संकट बहुत स्थिति पे बुरी हो गई थी। अब क्वेश्चन बनता है इलाका बंदी और जोनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इलाका बंदी का मतलब होता है एक ऐसा राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार पर प्रतिबंध, यानी किसी एक राज्य में फसल ज़्यादा हो, जैसे एग्जाम्पल पंजाब में बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो रही है और बिहार में अच्छी फसल नहीं हो रही हो, तो बिहार अपनी समस्या को सुलझाने के लिए पंजाब से नहीं ले सकता, क्योंकि यही होता है इलाका बंदी, जोनिंग। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य पर खाद्यान्न का प्रतिबंध था। ठीक है, हमें अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी। ठीक है, हम उस समय ये सिस्टम कितना बेकार था कि दूसरे देश से ले सकते थे लेकिन अपने राज्य से नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो फिर उसने, अमेरिका ने जो कुछ भी दिया आर्थिक नीति, उसने कुछ शर्तें भी थोप दी। ये वही काल है जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, इसलिए उस समय उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो महाशक्तिशाली था। ठीक, अब हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आपको इसको याद भी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है हरित क्रांति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं हरित क्रांति के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि बिहार में संकट आया, काल जैसी स्थिति हो गई। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने आ रही थी। तो खाद्यान्न के संकट की घड़ी में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई थी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने कृषि की उन्नयन की नीति अपना ली थी कि कृषि को और उन्नत तरीके से जो है बढ़ाया जाए, कृषि और अच्छी तकनीकी से किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। प्रारंभ में उन किसानों को सरकार ने सहायता दी जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो कृषि में पिछड़े हुए थे। शुरू में सरकार ने ऐसे किसानों को सहायता प्रदान की थी। ठीक है, जहाँ पहले से किसान समृद्ध हैं वो अपनी फसल को ज़्यादा बढ़ा सकते थे। बाद में सरकार ने समृद्ध किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा फसलें उगा सकें। ठीक है, समय से अधिक उपज मिल सके। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि अच्छे से अच्छे उपज हो सके और किसान अपने उन्नत तरीके से खेती कर सके। तो उनके लिए गुणवत्तापूर्वक बीज, उर्वरक, खाद वगैरह सारी चीज़ें, कीटनाशक चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को। ठीक है, क्या है सकारात्मक प्रभाव और क्या है नकारात्मक प्रभाव, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इससे खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, गेहूं की पैदावार ज़्यादा बढ़ी, खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश कृषि में समृद्ध हो गए, किसानों की स्थिति में सुधार आया। तो यानी इसका जो प्रभाव बढ़ा, अब ये अच्छा रहा। अब इसका क्या नकारात्मक पड़ा, इसका लाभ सभी राज्यों में नहीं हुआ। गरीब किसानों और भूस्वामित्वों के बीच क्या हो गया, अंतर हो गया। जो भूस्वामी थे जिनके पास ज़मीनें होती थी और जो वो किसान जिनके पास कुछ नहीं होता था, तो ऐसे में क्या हो गया, काफ़ी अंतर आ गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, वामपंथियों को मौका मिल गया। तो ऐसा ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया, गरीब किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है आपका, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं।
मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। ठीक, याद कर लीजिएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। अमूल की शुरुआत ही इन्होंने की थी और गुजरात के आणंद शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े, किससे? अमूल से, तो उससे लाभ हुआ। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह आंदोलन एक अनूठा मॉडल था। इस मॉडल के में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दूध उत्पादक बढ़ाया, दूध के प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाया, तो इसको क्या कहा जाता था? श्वेत क्रांति कहा जाता है, सफ़ेद क्रांति कहा जाता है, श्वेत क्रांति। इस मॉडल ने इस चीज़ को बढ़ाया। इसको 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शुरू हुआ। ठीक है। तो ये श्वेत क्रांति में जो दूध का जो उत्पाद है बहुत तेज़ी से हुआ, तो इस तरीके से ये मॉडल। ठीक है। तो बच्चों, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। और आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और लिख के दिखाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।